Good morning, my lovely students. How are you today? मैं मोनिका मैम हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 जो कि है आपके पाठ निर्धनता एक चुनौती से। आज है दिनांक 24 सितंबर 2020। बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, अपने रजिस्टर के पेज के ऊपर सबसे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखना ना भूलें। बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था निर्धनता एक चुनौती के बारे में, है ना। निर्धनता के कारण पढ़े थे, निर्धनता के हम क्या कारण होते हैं और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, निर्धनता रेखा के नीचे कौन से लोग आते हैं, कैसे हम वो पूरा कैलकुलेट करते हैं, हमने वो देखा था। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे देश भारत में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारे यहाँ पे जो निर्धनता के कारण हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है बेटा, बीच बीच में मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, वो ज़रूर देखिएगा। उसको देखते ही आपको ये पूरी वर्कशीट एक नज़र में समझ में आ जाएगी। मैंने सब कुछ बिल्कुल पॉइंट्स में आपके लिए करके रेडी किया है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या होता है? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। याद है आपको निर्धनता रेखा के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। तो हम कह रहे हैं कि अब हमारे देश की 21% आबादी जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे है। मतलब कि वो कितने निर्धन है आप सोच सकते हो। उनके पास अपनी आम ज़रूरतों को भी वो पूरा करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं। अब वो समस्याएं क्या क्या हैं, ये ज़रा आप ये स्लाइड देखिए जो मैंने बनाई है आपके लिए बेटा। हाँ जी बच्चों, देखिए निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मतलब समझते हैं ना, जब आपके पास कोई काम ना हो। ठीक है, निरक्षरता, पढ़ाई लिखाई वो ना हो, आपको शिक्षा ना मिले। बाल श्रम, बाल श्रम छोटे बच्चे जब उनको मजदूरी मेहनत करवाई जाए। सामाजिक अपवर्जन, ये शब्द का हमने अर्थ पिछली वर्कशीट में करा था। अपवर्जन का मतलब होता है अलग कर देना, याद आया आपको। तो समाज से निर्धनों को जब हम अलग कर देते हैं संपन्न लोगों से। ठीक है, असुरक्षा, क्योंकि ऐसी उनकी कठिनाइयाँ होती है, सिचुएशन हो जाती है तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कुपोषण की कमी, कुपोषण मतलब अंदर जो न्यूट्रिशन हमारा जाता है खाना खाने से, है ना, वो नहीं मिल पाना, भरपूर हमें नहीं मिल पाना, जिससे कि हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और इसी वजह से खराब स्वास्थ्य हो जाता है और हम इन सभी कारणों की वजह से असहाय महसूस करते हैं। तो ये थे बेटा आपके निर्धनता से जुड़ी अनेक समस्याएं। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। $1.9 मतलब हो गया बेटा कि $1 में हम लगभग अगर मान लें कि 70 रुपये हैं, 70 भारतीय करेंसी है, तो एक $1.9 लगभग $2 हो गया। तो मतलब कि कितने हो गए? 140 रुपये। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो हर रोज़ 140 रुपये से कम पर अपना जीवन जीता है, निर्वाह करना, उसको बिताना, उसको जीना, उस व्यक्ति को हम निर्धन मानते हैं। ठीक है, ये एक हमने जैसे एक मापदंड मान लिया है। ठीक है, अब इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। मतलब कि जो हमारे पड़ोस के देश हैं, हमारे आसपास के जो देश हैं, हम उनसे भी निर्धन है। हमारे देश में आबादी, जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पे 4%, बांग्लादेश 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। ये तो बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है बेटा कि हमारे देश, इतना बड़ा देश होने के बावजूद और इतनी आर्थिक प्रगति करने के बावजूद हमारे देश में निर्धनता की इतनी ज़्यादा आबादी है। ठीक है, अब इसके कारण आएंगे आगे, वो हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में ऐसे कौन से समूह हैं, ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हैं और जो निर्धनों में भी निर्धन गिने जाते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से समूह हैं देखते हैं। निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। ठीक है, तो मतलब
कि सारे समाज के हमारे जो सारे अलग अलग समूह हैं, ग्रुप्स हैं, उन सब में निर्धनता जो रेखा है वो एक समान नहीं है। आर्थिक वर्गों में भी जो कोई गरीब है तो कोई कम गरीब है, कोई बहुत गरीब है, कोई सबसे गरीब है, ठीक है, या कोई अमीर है और भी अमीर है, ऐसे बोलते हैं ना हम कि थोड़ा अमीर और उससे ज़्यादा अमीर। तो ऐसी निर्धनता रेखा में भी ऐसे ही है कि एक समान उस उनमें रेखा का हमने वो एक समान नहीं है निर्धनता रेखा, ठीक है। तो क्या है वो कि समाज में ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं जो कि और भी ज़्यादा इस चीज़ से ग्रस्त हैं। वो हैं, जैसे आप ये स्लाइड देखें। अब बेटा देखते हैं कि भारत के जो कुछ असुरक्षित समूह हैं वो कौन से हैं, और फिर देखेंगे कि निर्धनों में भी निर्धन, कि मतलब गरीबों में भी गरीब, और वो कौन से समूह हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम भारत के असुरक्षित समूह, जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे समाज के ग्रुप हैं, ये कुछ ऐसे समाज के समूह हैं जिनको पिछले कुछ ऐतिहासिक जो हमारे इतिहास रहा है उसमें इनका बहुत शोषण हुआ है और इनको कई अवसर नहीं मिले हैं समाज में आगे आने के। तो आज की तिथि में भी ऐसा होता है कि वो उसी चीज़ से अभी तक उभर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये वाली जो ग्रुप हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो अभी भी असुरक्षित समूह माने जाते हैं, क्योंकि वो आम लोगों के प्रकार अभी भी समान अवसरों से वंचित कई बार रहते हैं और उनके साथ समाज में दुर्व्यवहार किया जाता है उनकी जाति को लेकर, ठीक है। फिर आते हैं ग्रामीण भूमिहीन कृषि परिवार। ये मैंने बात करी थी आपसे, ग्रामीण मतलब गांव, भूमिहीन मतलब भूमि ना होना, और कृषि परिवार जो ऐसे परिवार जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं। ये लोग भी जो हैं असुरक्षित समूह हैं, क्योंकि कृषि जो है आपको पता है पूरे साल तो होती नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनी फसल बो देते हो उसके बाद उसका वेट करते हो कि अब वो उगेगी, तो उस बीच में किसान के पास, उसके परिवार के पास कई बार ऐसा होता है बेटा और कोई आय का स्रोत ही नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, अपनी खुद की भूमि भी नहीं है, किसी और की भूमि में काम करेगा, है ना, और वो काम भी कोई नियमित तो है नहीं, तो इसलिए ये लोग भी जो होते हैं निर्धन होते हैं और असुरक्षित होते हैं। फिर आते हैं नगरीय अनियत मजदूर। अनियत मतलब मैंने आपको बताया था जो नियमित रूप से जिनको काम ना मिलता हो, रेगुलर रोज़ उनको काम ना मिलता हो, है ना, उनका कुछ फिक्स्ड ना हो, कभी काम हो कभी ना हो, ऐसे नियमित जो अनियत मजदूर होते हैं, तो जो नगरों में शहरों में रहते हैं तो वो भी असुरक्षित समूह होते हैं। अब हम आते हैं निर्धनों में भी निर्धन। ऐसे कौन से समूह हैं, ठीक है, जो असुरक्षित जो होते ही हैं लेकिन वो उनसे भी कुछ ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, या वो निर्धनता से, अगर निर्धन है तो निर्धनता से उनको उभरने में बहुत समय लगता है या वो कभी उभर ही नहीं पाते। जैसे कि महिलाएं हो गई, ठीक है, आपको पता ही है लैंगिक जो हमारे यहाँ पे असमानता है हमारे देश में वो अभी तक कितनी ज़्यादा है ना। स्त्री और पुरुष के बीच में असमानताएं हैं, हर समाज में हर क्षेत्र में देखने को मिलती ही है, चाहे हम कितना भी बोल लें। तो इसलिए वो इस श्रेणी में अभी भी आते हैं, जो कि बेहद शर्म की बात है, ठीक है। और वृद्ध लोग, बूढ़े लोग क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना, निर्भर होते हैं वो जवान पे, युवा पे, है ना। तो कई बार तो ऐसा होता है उनको लोग तो अपने परिवार वाले ही छोड़ देते हैं, है ना, कई बार तो ऐसा भी होता है, और उनके पास खुद की आय भी नहीं होती है, तो वो भी निर्धनों में निर्धन होते हैं, खुद की आय नहीं कमाते क्योंकि वो, है ना। तो हो सकता है उनकी ऐसी कभी जॉब ही ना रही हो जिसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा बचत करी हो कि वो अपने जो वृद्ध वर्ष हैं वो आराम से आसानी से काट लें, तो इसलिए वो भी निर्धनों में निर्धन आते हैं। फिर आती हैं बच्चियां यानी लड़कियां, जो छोटी लड़कियां हैं, है ना, वो भी परिवार में उनके साथ भी ये ऐसा देखा गया है कि वो भी एक असुरक्षित समूह है और निर्धनों में निर्धन है। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार में वो, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं लड़कियों के साथ तो किस किस प्रकार की असमानताएं होती हैं, शिक्षा नहीं मिलती कई बार उनको, गरीब परिवारों में, है ना, अपने ही छोटे भाई बहन को पाल रही होती है, परिवार चला रही होती है, छोटी उम्र में शादी होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो खुद की ना आय कमा पाती है, ना खुद का कुछ होता है उनके पास, ना खुद की अपनी ज़मीन होती है उनके पास कई बार, तो फिर इसी वजह से वो भी निर्धनों में निर्धन की श्रेणी में आती हैं। तो देखा ना आपने कि ऐसे कौन से समूह हैं जो बहुत ही ज़्यादा निर्धनता से ग्रस्त हैं और निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं, जो असुरक्षित समूह हैं। अब हम देखेंगे निर्धनता के कारण।
ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। अब ये वाले सारे पॉइंट्स भी बेटा मैंने आपके लिए स्लाइड रेडी करी है, मैं जल्दी से पहले यहाँ से एक बारी पढ़ देती हूँ, फिर आप स्लाइड देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको 1 सेकंड में लर्न हो जाएगा पूरा। तो बेटा आप तो सब जानते ही हैं कि भारत पर ब्रिटिशर्स ने हुकूमत करी थी ज़बरदस्ती, है ना। तो ज़बरदस्ती जब कोई हम पे हुकूमत करता है तो अपनी मन मर्जी करता है। तो ब्रिटिश उपनिवेशिक ने क्या किया था, शासन ने, उन्होंने अब आर्थिक शोषण किया बेटा भारत पे। आर्थिक शोषण का मतलब है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है बिल्कुल तहस नहस कर दी उन्होंने, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि हम किसी भी हाल में आगे बढ़ें, हमारा विकास हो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हमारे जो यहाँ के हस्तशिल्पकार थे, हाथों से जो शिल्पकारी करने वाले जो लोग होते हैं ना, क्राफ्ट्समैन थे जो सारे हमारे, जो हाथ से कलाकृतियाँ करते थे, ठीक है, उन सब का जो परंपरा है वो सारी तो पूरी नष्ट कर दी सबसे पहले। ठीक है, फिर उद्योगों का विकास भी नहीं होने दिया। जो मॉडर्न मशीन्स वगैरह जो ब्रिटेन में उस समय आ रही थी, यूरोप में उस समय आ रही थी, वो उन्होंने भारत में वैसे नहीं आने दी, हमारे उद्योगों में नहीं आने दी, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, तो ये एक कारण है कि वो इतने साल पहले जो हमारे साथ शोषण हुआ उसका हम अभी तक प्रभाव जो है वो सह रहे हैं, क्योंकि बेटा किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को उभरने में वक्त लगता है, समय लगता है। फिर विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि दर गिरी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो देश का विकास है उसमें समय लगता है, तो 1980 के दशक तक भी, हम कब आज़ाद हुए थे, 1947 में, और 1947 के बाद से हमने बहुत कोशिश करी है भारत के विकास को बेहतर बनाने के लिए, बहुत कदम उठाए हैं हमारी जितनी भी सरकार आई हैं, लेकिन फिर भी और बड़े सारे कारणों की वजह से जो विकास की दर है वो धीमी पड़ गई। तो जैसे 80 के दशक तक की जारी रही और आय की जो वृद्धि दर है वो गिर गई, लोगों की जो आय है वो कम होने लग गई। वृद्धि मतलब कि बढ़ना है ना, तो हम बोल रहे हैं उसकी जो वो थी वो गिर गई। ठीक है, तो जो कमाई थी वो कम होने लग गई लोगों की। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई, तो जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, कुछ सालों बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो बेहतर होने लग गई। तो जो पहले हमारी जो मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेटर हो गई तो हमारी जो मृत्यु दर है वो कम हो गई। मृत्यु दर कम होने से जन्म दर बढ़ जाता है, ये सब आप तो जानते हैं ना बेटा। तो जन्म दर बढ़ गया मतलब कि मृत्युएँ कम होने लग गई और जो लोग जन्म है वो ज़्यादा होने लग गए, और उस वजह से जो जनसंख्या है वो बढ़ने लग गई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते जाएंगे तो क्या होता है, जो आय है वो कम होती जाती है ना, वो एक ही काम के लिए इतने सारे लोग होते जा रहे हैं, है ना। और रोज़गार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, रोज़गार कम हो जाएगा। एक ही जॉब के लिए इतने सारे लोग होंगे लेकिन मिलेगी सिर्फ एक को, तो रोज़गार के अवसर कम हो गए ना, क्योंकि जनसंख्या इतनी सारी बढ़ गई। ठीक है, फिर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। तो ये एक चक्र की तरह चलता रहा, क्योंकि हमने जनसंख्या नियंत्रण पर इतना जोर नहीं दिया। ठीक है ना, आपको याद है ना, आपके नाना नानी दादा दादी के समय में कितने कितने बच्चे होते थे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे भी हो जाते थे, दर्जनों भी हो जाते थे। ठीक है, अब के टाइम में थोड़ा फ़र्क है, अब लोग 2 या 3 मैक्सिमम या 4 फिर भी अभी तक कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जितने बच्चे करते हैं उतने पेट पालने पड़ते हैं, है ना। तो हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि कोई भी देश जो है वो प्रगति करे। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। असमान वितरण मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि मतलब कि क्या है इसका, कि भूमि के जो संसाधन है हमारे, है ना, वो जो है उसका उपभोग जो है वो सब लोग एक समान नहीं कर पाते। ठीक है, जो गरीब है उसको तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उस तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन जो अमीर है वो तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करता है। तो ये क्या होता है, संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, और उस वजह से साथ ही साथ क्या हो जाता है, आय की असमानता भी बढ़ती जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा आय मिलती है, किसी को बहुत कम, और कई बार तो देखा गया है कि सेम काम के लिए, मतलब एक समान काम के लिए भी आय कम या ज़्यादा मिल रही होती है। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के
अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। आप सब तो ये जानते ही हैं, हमारे यहाँ पे जो इतने सारे सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई त्यौहार, उत्सव, और इतने हम कितनी सारी चीज़ों में पैसा लगाते हैं लोग और खर्चा करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। शादियाँ हो गई जैसे, समझते हो तुम इस चीज़ को, धार्मिक अनुष्ठान में पूजा पाठ हो गए जैसे, ठीक है, अनुष्ठान करना हो उसके, ठीक है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से निर्धनता का एक कारण बनता है। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है, ठीक है। किसी भी बेटा, आपने देखा होगा, किसी भी विकसित देश में अगर हम देखें, उनकी आज इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, वो या तो होता है उनका द्वितीय क्षेत्र या तो तृतीय क्षेत्र। द्वितीय तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में मतलब कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ उनकी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बनी होती हैं, उद्योग, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आती हैं आपकी सेवाएं, सर्विसेज, ठीक है। तो लेकिन भारत में अब क्या है, थोड़ा इसमें इजाफा तो हो रहा है, सेवाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो लोग हैं, भारत की आबादी जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर ही या उससे जुड़े कार्यों में भी लगे हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है। जोतों का आकार मतलब कि जहाँ पे खेती बाड़ी होती है ना, वो लैंड उसका, वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो जब जितने छोटे छोटे लैंड होंगे, फिर उतनी उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो अच्छी नहीं होती, कम होती है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली बढ़िया नहीं होती। तथा पुराने तरीक़ों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। तो पुराने तरीक़ों से, अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत सारे फार्मर्स जो हैं हमारे, वो यूज़ नहीं करते हैं। उनके पास इतने साधन ही नहीं होते कि वो ख़रीद पाएँ ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी मशीनरी, अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना। तो इसलिए देखो, तुम्हें पता ही है, अभी भी हम बारिशों पे ही डिपेंड करते हैं, हमारे इतने सारे फार्मर्स पानी के लिए खेतों में, कि जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है, खेत में जो उन्होंने अनाज जो बोया होता है वो ख़राब हो जाता है फसल उनकी, है ना। कितनी बारी सुनते हो आप न्यूज़ में। तो ये एक उदाहरण है उसका। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है, पैसे ही नहीं होते, ठीक है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। अब किसानों को ये सब चीज़ें तो चाहिए, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे उनको उधार लेने पड़ते हैं। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है, क्योंकि वो सारा पैसा तो उसका खाने पीने में ही लग जाता है ना, अपने परिवार को पालने में लग जाता है। इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं, और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। इसको समझ गए हो आप? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उधार लेने के बाद क्या होता है, वो उस उधार को चुका नहीं पाते, तो वो फिर से किसी और से उधार लेते हैं कि अपना पहले वाला उधार चुका पाएँ, ठीक है। और लेकिन होता क्या है, फिर वो इनको भी अपना दे नहीं पाते पैसा, फिर से किसी और से उधार लेते हैं कि मैं इसको दे दूं। तो इस चक्र में वो फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं ऋणग्रस्त हो जाना, ठीक है। और इतनी ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा ऋणग्रस्तता के कारण निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं, क्योंकि वो ऋणग्रस्त हो गया तो निर्धन ही होता जाएगा ना। बाद में उसको फिर अपना वो जो ऋण है, जो ऋण मतलब होता है बेटा कर्ज, उसको चुकाना ही पड़ता है। वो कैसे चुकाएगा, जबकि उसके पास पहले भी नहीं थे पैसे, तो अब कैसे आएंगे? जब तक क्या तो बहुत अच्छी फसल ना हो जाए, बहुत उसको मुनाफा ना हो जाए, जो कि कृषि में होना छोटे किसानों के लिए अक्सर बहुत ही मुश्किल बात होती है, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, ठीक है। आपने स्लाइड्स देखी होंगी, अच्छे से समझ में आया ही होगा, मैं ऐसा आशा करती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल आए अपने मन में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा। और जिस बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछिएगा बेटा, ठीक है। जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो अपने आप रजिस्टर में भी बना सकते हैं हेडिंग्स के साथ। आपको वो बहुत हेल्प करेगी आपके आंसर्स को लर्न करने में। ये क्वेश्चंस ये हैं, मैंने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं। आपको समझने में दिक्कत अगर आती है ज़रूर पूछिएगा। तो फिर बच्चों मिलते हैं हमारी अगली वर्कशीट के दिन पर। ओके, बाय बाय। ये देखिए बेटा, मैंने निर्धनता के कारण ऐसे पॉइंट्स में लिख दिए हैं आपके लिए। इसको एक बार ही पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे बेटा। फर्स्ट वाले में ब्रिटिश लिखना था, ये वो रह गया है ब्रिटिश का, ब्री। कोई बात नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ब र नीचे, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन
मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ आपको, मैं सारे पॉइंट्स आपको पहले समझा चुकी हूँ। ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की वजह से भारत में अभी तक निर्धनता है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या के बढ़ने से रोजगार के अवसरों में कमी, ठीक है, लोगों की आबादी ज़्यादा है लेकिन रोजगार के अवसर कम है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, लोगों में इन संसाधनों का असमान वितरण है, किसी के पास कम है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान, और आखिरी में कृषि पर निर्भरता। ठीक है बेटा, ये जो है आपका उत्तर भी है प्रश्न में कि जो नीचे दिया हुआ है, तो आप पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे। जब प्रश्न आता है कि निर्धनता के कारण क्या है, आप ये पूरा टेबल ऐसे बना देंगे। ठीक है बेटा।